तो अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म की वजह से लोगों की ज़िंदगी पे कैसे चेंज आया। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म ऑन रिलीजन, यानी कि कौन कौन से रिलीजन के ऊपर बुद्धिज़्म की वजह से चेंज आया। तो सबसे पहला आता है हमारे पास वैदिक रिलीजन। तो वैदिक रिलीजन के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते थे एनिमल्स के, और राइचुअल्स यानी कि बहुत अलग अलग तरह की प्रथाएं चलती थी जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। और ये लोग यज्ञास भी परफॉर्म करते थे जो कि बहुत ही महंगे थे, और इसको सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। तो जैसे ही बुद्धिज़्म आया, तो बुद्धिज़्म का रिलीजन आया, और उसकी वजह से ये सारे जो एविल्स थे, ये जो तीनों एविल थे, वो वैदिक रिलीजन में से हट गए। नंबर 2 पे जो फ़र्क आया वो था स्कल्पचर्स का। तो जो गौतम बुद्धा थे वो तो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, यानी कि मूर्ति पूजा के पूरे ही खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई तो जो उनके लोग थे, यानी कि जो उनको वर्शिप करते थे, उन्होंने उनकी इमेजेस बनाई और उसको पूजा करना चालू किया। और जैसे बुद्धिज़्म के लोगों ने इमेजेस बनाई, उनको देखकर जो हिंदू है उन्होंने भी अपने देवी देवताओं का आइडल बनाया, उनकी मूर्ति बनाई, और मतलब उन्होंने उन बुद्धिज़्म की कॉपी करके अपनी देवी देवताओं के आइडल्स बनाए और उसको पूजा करना चालू किया। तभी ही आर डी बैनर्जी कहते हैं कि इंडिया में जो वर्शिप होता था इमेजेस का, वो नॉर्थन इंडिया में होता था, और वो भी किसके टाइम पे, तो वो होता था कुशन्स के टाइम पे। थोड़े बहुत हिस्टोरियन का ये मानना है कि जो आइडियल वर्शिपिंग और इमेज की वर्शिपिंग, यानी कि जो मूर्ति पूजा है और जो पिक्चर की पूजा करता है, वो इंडिया में पहले के टाइम पे कभी होता ही नहीं था जब तक बुद्धिज़्म नहीं आया तब तक। मतलब जैसे ही बुद्धिज़्म आया वैसे ही आइडियल वर्शिपिंग चालू हुआ। मतलब इसको बुद्धा नहीं लेके आए, बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो लेके आए थे। अब हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, माने कि तीसरा इम्पैक्ट जो कि है रिलीजन के अंदर, और वो है यूज़ ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिरों का यूज़ करना। तो पहले के टाइम पे जो हिस्टोरियंस थे वो मानते थे कि हिंदू जो लोग होते हैं वो खुली हवा में पूजा करते थे। लेकिन जैसे बुद्धिज़्म रिलीजन का फैलावा हुआ, बुद्धिज़्म जैसे ही स्प्रेड हुआ, तो जो बुद्धिज़्म के फॉलोअर थे वो अपने भगवान की पूजा करते थे, यानी कि बुद्धा की पूजा करते थे, और उन्होंने पूजा करने के लिए विहारा को कन्वर्ट कर दिया था टेम्पल के अंदर, यानी कि विहारा को टेम्पल बनवा दिया था, मंदिर बनवा दिए थे, और इनकी फिर से कॉपी करी हिंदूस लोगों ने, और उन्होंने टेम्पल बनवाए। तो अब हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी कि जो अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स होती है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग थी उससे प्रभावित हुए थे 3 इंडियन के रूलर्स, अशोका, कनिष्का और हर्षा। और ये तीनों ने उससे इन्फ्लुएंस होकर 3 चीज़ों को बनाया था, मोनेस्ट्रीज, विहारास और स्तूपास। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के पिलर्स को बनाया था अशोका ने, अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में बनाया था, और ये पिलर के ऊपर डिफरेंट तरह की कार्विंग की थी। तो बहुत ज़्यादा नंबर में केव टेम्पल बनाए गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब ये किस लिए बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे रिस्पेक्ट देने के लिए बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क को, और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े से स्तूपास भी बनाए गए थे, वो भी पत्थर से। अब हम बात करेंगे मोनेस्ट्रीज़ की। तो मोनेस्ट्रीज़ जो होती है वो एक केव होती है जिसको हम सॉलिड रॉक में से बनाते हैं, पत्थर में से बनाते हैं। तो अशोका के टाइम पे ये केव्स एकदम सिंपल थी, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद उसके अंदर पिलर्स भी लगाए गए और स्कल्पचर्स भी लगाए गए। अब हम बात करते हैं रॉक कट केव की। तो किसी भी रॉक कट केव के अंदर 2 मेन चीज़ें होती है, एक तो होती है चैत्या और दूसरा होता है विहारा। चैत्या जो है वो एक मेन हॉल है जहाँ पे सब मिलके पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, और दूसरा होता है विहारा। विहारा को हम मोनेस्ट्रीज भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे सारे मॉन्क लोग रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेस्ट्रीज या तो विहारा। अब चैत्या की बात करते हैं। चैत्या में हमने बोला वर्शिप तो होता ही है, उसके साथ साथ इसको सर्विस हॉल भी कहते हैं या तो मीटिंग हॉल भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई मीटिंग है तो वहाँ यहीं पे होगी, या तो सर्विस कोई खाना वाना खिलाना तो वो भी यहीं पे चैत्या में ही होगा। और विहारा जो है एक
रेसिडेंस जैसा है, यानी कि रहने की जगह है मॉन्क के लिए। अब जो विहारा है उसकी बात करते हैं। तो विहारा के अंदर एक बीच में बड़ा सा हॉल होगा और उसके आजू बाजू छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब बात करें चैत्या की, तो चैत्या एक रेक्टेंगल सा हॉल है जिसका एक साइड सेमी सर्कुलर है और वो साइड पे एक बड़ा सा स्तूपा भी है, और स्तूपा का जो रूफ है, जो टॉप वाला पार्ट है, वो भी सेमी सर्कुलर है। और यहाँ पे ये वाली जगह पे एक मेन डोर है और ऊपर एक खिड़की भी है जहाँ से रोशनी आती है, जहाँ से लाइट आती है। अब जो एंट्रेंस है उसको हमने डेकोरेट करके रखा है बहुत अलग अलग स्कल्पचर्स से। तो ये हमने पढ़ लिया रॉक कट केव टेम्पल, जिसमें दो मेन चीज़ें थी, चैत्या और विहारा। तो जो ऐसे रॉक कट केव टेम्पल है वो हमको मिलते हैं नासिक में, कारले में, अजंता एलोरा में, औरंगाबाद में, कन्हेरी में और वेस्टर्न घाट में। लेकिन हम मेन अभी पढ़ने वाले हैं रॉक कट केव टेम्पल ऑफ कारले। तो अब हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है केव टेम्पल का, वो है चैत्या हॉल कारले, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो था ये बनाया गया था बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा में और पीरियड था सतवाहन पीरियड। अब इसकी लोकेशन ये लोकेटेड है कारले में और पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। अब जो चैत्या हॉल अभी हमने पढ़ा था चैत्या के बारे में, तो ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? जैनिज्म के बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म रिलीजन से ये एसोसिएटेड है। और ये किसके लिए बनाया गया है चैत्या हॉल? तो ये बनाया गया था मीटिंग हॉल, यानी कि कोई अगर मीटिंग है वर्शिप के लिए या तो कोई सर्विस हॉल है उसके लिए। अब यहाँ पे स्तूपा होता है और स्तूपा को हमने यहाँ पे डेकोरेट किया था अम्ब्रेला से। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अजंता और एलोरा केव्स के बारे में। तो अजंता एलोरा केव्स वो सिचुएटेड है औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है रॉक कट आर्किटेक्चर का। अब अजंता की 30 केव्स है और एलोरा की 34 केव्स है, और जो कि सिंगल स्टोरेड है, यानी कि एक एक फ्लोर की, यानी कि एक एक माले की है। तो अब हम पढ़ने वाले सांची स्तूपा के बारे में। तो सांची नाम की जगह पे, जो कि 60 किलोमीटर दूर है भोपाल मध्य प्रदेश से, वहाँ पे टोटल 3 स्तूपा खड़े हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा स्तूपा है उसका नाम है सांची स्तूपा, जिसको बनाया था किंग अशोका ने, बनाया था 3rd सेंचुरी BCE के अंदर। अब इसका पढ़ने वाले हम, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए थे। तो सबसे पहला इसकी साइज़ को दुगना कर दिया, इसकी साइज़ को ट्वाइस कर दिया था शुंगा पीरियड के टाइम पे। फिर इसकी जो पुरानी वुडन रेलिंग्स थी उसको चेंज कर दिया था हमने स्टोन रेलिंग्स से, और इसके अंदर गेटवेज ऐड किए गए, यानी कि दरवाजे। तो टोटल 4 गेटवे ऐड किए गए थे। अब ये जो स्तूपा है इसके अंदर बुद्धा की रेलिक्स है, मतलब जो बची खुची चीज़ें होती है उसको बोलते हैं रेलिक्स। तो बुद्धा की रेलिक्स है ये स्तूपा के अंदर, जिसकी वजह से जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये स्तूपा को, सांची स्तूपा को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं। और सेक्रेड का मतलब क्या होता है? जो कि गॉड से रिलेटेड हो। तो शुंगा पीरियड के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा स्तूपा बनाया था बहरूद मध्य प्रदेश में। और ये स्तूपा का जो डोम था, डोम जो ऊपर वाला जो होता है वो हेमिस्फेरिकल था। और इसका जो गेटवे था, यानी कि जो गेट था, उस पर बहुत तरीके के हमने स्कल्पचर्स बनाए थे। और इसमें जो बुद्धा जो थे उनको सिंबॉलिक फॉर्म से दिखाया था, उनको व्हील के अंदर बनाया था, या तो लोटस के ऊपर बिठाया था, या तो पीपल के पेड़ के नीचे एक सिंहासन मतलब थ्रोन के ऊपर बिठाया था। तो अब हम पढ़ेंगे अमरावती स्तूपा के बारे में। तो जो अमरावती स्तूपा है वो सदर्न स्तूपा है, यानी कि साउथ साइड पे है। और इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया एक सर्कुलर सा टेरेस भी है जिसके ऊपर जाने की सीढ़ी भी है। और अब इसका जो टॉप है वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पिलर्स भी है, और जो रेलिंग और जो डोम है वो मार्बल से बनाया है, ना कि सैंडस्टोन से। और ये इसके अंदर बहुत ही बढ़िया से एनग्रेविंग करी है, यानी कि बहुत बढ़िया से लिखावट करी है। और ये जो है वो नॉर्थ इंडिया के जो स्तूपा है उससे पूरा अलग ही है। और इसमें जो फिगर्स है बुद्धा की वो सिंबल्स के फॉर्म में दिखाई, जैसे हमने आगे भी बोला था, सिंबल्स के फॉर्म में, या तो लोटस के ऊपर या तो थ्रोन के ऊपर। और इसका जो मेन फीचर है, जो मेन बात है वो ये है कि किसी का भी फिगर या तो पिक्चर अकेले नहीं है, बल्कि वो क्राउडेड फॉर्म में, यानी कि सब एक साथ है। अब एक जगह है नागार्जुन कोंडा। तो ये नागार्जुन कोंडा से हमको एक स्तूपा
दो चैत्या और एक मोनेस्ट्रीज मिली है। तो यहाँ पे हमको एक स्लैब मिला है। स्लैब यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बहुत अलग अलग सीन्स होते हैं जो कि बुद्धा की लाइफ के होते हैं, और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जो स्कल्पचर्स हैं वो भी हमको पाए गए हैं। अब जो स्कल्पचर्स हमको दो जगह से मिले हैं, कौन कौन सी दो जगह, एक तो अमरावती और दूसरा ये नागार्जुन कोंडा, ये दोनों जगह से जो स्कल्पचर्स मिले हैं वो पूरी तरीके से इंडियन है। मतलब इसके अंदर कोई भी फॉरेन की चीज़ या तो फॉरेन से ये इन्फ्लुएंस है ही नहीं, पूरी तरीके से इंडियन है ओरिजिन के अंदर। तो अब हम पढ़ने वाले इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म ऑन लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि जो अलग अलग बुक्स लिखी होती है, तो इनके अंदर दो मेन बुक्स थी, एक थी त्रिपिटिका और एक थी जातका, और ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे बुद्धिस्ट लोग अभी भी प्राउड फील करते हैं। और इससे हमको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में भी पता लगता है, यानी कि पुरानी हिस्ट्री के भी बारे में पता लगता है। तो सबसे पहली हम बात चालू करते हैं त्रिपिटिका की। तो त्रिपिटिका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर बुक है बुद्धिस्ट के लिए। अब ये जो है वो लिखी गई थी पाली लैंग्वेज के अंदर। अब जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है त्रिपिटिका, मतलब इसके अंदर टोटल 3 पिटिका है। एक तो है विनय पिटिका, एक तो है सूत पिटिका और एक तो है अभिधामा पिटिका। तो सबसे पहले बात करते हैं विनय पिटिका। तो विनय पिटिका हमको बताती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि मॉन्क्स को फॉलो करने हैं और नन्स को फॉलो करने हैं। अब मॉन्क मतलब जो लड़के लोग हैं और नन मतलब जो वुमन है उनको। अब जो सेकंड बुक है जो कि है सूत पिटिका, वो हमको बताती है कि क्या क्या बुद्धिस्ट ने हमको पढ़ाया था, मतलब बुद्धिस्ट की टीचिंग के बारे में। और जो थर्ड है अभिधामा पिटिका, वो एक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन है, यानी कि जो लाइफ के बारे में हम पढ़ते हैं उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है, और वो ली गई है सूत पिटिका में से ही। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बुक जिसका नाम है जातका। तो ये जो जातका टेल्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे त्रिपिटिका थी वैसे ही। तो ये हमको बुद्धा की लाइफ के बारे में बताती है कि बुद्धा का बर्थ कैसे हुआ, उनकी डेथ कैसे, उनकी लाइफ के बारे में। और हमारे पास 550 जातका टेल्स हैं और लोग इसको पसंद करते थे 5th और 6th सेंचुरी में। और ये लिखी गई है पाली लैंग्वेज के अंदर, और इसको बाद में अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया था। और जो जातका है वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो है वो हमको कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में भी बताती है कि वो कैसे जिए होंगे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहेगी, वो सोशली कैसे होंगे, क्या क्या कस्टम्स, क्या क्या आइडल्स फॉलो करते होंगे। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है जो कि हुए थे कोसाला, काशी और मगध में, ये सारी चीज़ें भी जो जातका टेल्स है उसके अंदर लिखी गई है।